तो आज यहाँ पे पहली बार ऋषि राज जी पहुँच चुके हैं मेरे स्टूडियो में। और आज हम लोग जो बिहार में इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, 2025 का इलेक्शन, उस विषय में कुछ बातें करेंगे। तो कैसे हैं ऋषि राज जी? हेलो जी नमस्कार। कहिए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। और मुझे बहुत खुशी मिला कि मैं आप तक आया और कुछ समय आपके साथ बिताऊंगा। और चुनावी हाल जो है वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी तो ये बता, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि आपके साथ बैठे हुए अरे हैं। वाह, बहुत इतने धन्यवाद। बड़े स्टूडियो में मेरा आने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, क्या बात है ऋषि राज जी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना ये है कि अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है जी उस पर आप 2-3 लाइन में कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन सिर्फ ये राजा चुनने के लिए नहीं है। ये समय अभी एक प्रकार की जिम्मेदारी लोगों को चुनना है, जिससे कि हमारे देश को विकास हो सके, राज्य को विकास हो सके और समाज के साथ साथ उसमें जनता को भी विकास हो सके। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी इलेक्शन का। अच्छा, तो अभी जैसे कि आप मतलब क्या चाहते हैं, मतलब कुछ बदलाव हो बिहार में, या जो पहले से जो सरकार है वही आए, या नया कोई चेहरा बने? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसमें जिस रुतबा में पहले आई थी शुरू में, अगर उस रुतबा में रहती तो शायद ये सरकार से बेटर कोई नहीं है। बशर्ते ये 2 बार से हो रहा है क्या, सरकार तो ठीक है लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, वो किसी अन्य हाथों के सौंपा जा रहा है। अच्छा, किसी के और अंदर में किसी है। अन्य उसके पास चाबी चला गया है, जिसके कारण अभी वर्तमान सरकार जो है मुख्य रूप से अपनी दायित्व को पूर्ण रूप से निभा नहीं रही है। अच्छा, तो इसीलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि कौन आएगा, इस पर तो निर्णय जनता करेगी। जनता करेगी। लेकिन मुख्य रूप से जनता को मन में ये तो ज़रूर आ चुकी है कि जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा पर बात करे, जो सिंचाई पर बात करे, जो किसान की कमाई पर, किसान के निराई पर, सिंचाई पर, खाद पर, बीज पर बात करे, और साथ साथ छात्र के रोजगार को महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए इस फील्ड मैदान में उतरे। सबसे मेन बड़ी ये मुद्दा है। ये जो मुद्दा भी लेकर सरकार आती है वो जरूर उसको जनता पसंद करेगी और इस बार बदलाव की पूरी तरह उम्मीद है। तो अभी जैसे कि हम लोग पूछे हैं और लोगों से, तो उन लोगों का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में तो बेहतर होगा। तो प्रशांत किशोर को कैसे आंकते हैं, कैसा नेता है? देखिए, सरकार में आना सबके ये आज़ादी है, स्वतंत्रता है हमारे देश में, कोई भी आ सकती है, इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। बशर्ते ये है कि उनको अभी मेहनत लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अपने को छवि को पूरी तरह से बिहार में बनाना होगा। अभी जनता के सामने उतनी अच्छी तरह से उनका छवि नहीं है जिस तरह से वो आ सके, सरकार बना सके। इसीलिए उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी सम्राट चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी के बारे में हम क्या कहें, उनका कोई अभी अस्तित्व नहीं है कि नहीं क्या बोलेंगे क्या ना बोलेंगे, उस पर कोई अस्तित्व नहीं उसका। तो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग तो है लेकिन वो डिग्री खरीदा हुआ है। अच्छा, जब पढ़ाई लिखाई के मामले होता है तो जुबान पर होता है कि किस साल में हम मैट्रिक किए, किस साल पर हम 8वां किए, किस साल हम इंटर किए, कब BA किए। इन्हें कि पता चले कि ऐसा भी यूनिवर्सिटी ना हो जो केवल मंगले ग्रह पर हो, पृथ्वी पर ना होकर मंगल ग्रह से डायरेक्ट डिग्री आ जाए, वही से उनको डिग्री हाँ। मिला हो। तो ऐसा लोगों को भ्रम है, लोगों को फैलाए रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कितना दिनों तक बरगलाइएगा ना। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिए, समाज में प्रत्येक घर अगर सब मूर्ख नहीं है, एक न एक व्यक्ति जरूर पढ़ा लिखा है, तो आप सबको 4 को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, उस घर में एक भी अगर एजुकेटेड है तो आपकी आवाज़ को पहचानेगा और समझ जाएगा, समझेगा कि कहाँ जाना चाहिए, क्या वो कह रहे हैं। इसीलिए आप समाज को ज़्यादा बरकरार नहीं सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक नहीं बरकरार सकते हैं।
तो अगर हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आती है बिहार में या जदयू के साथ मिलकर, तो अभी तो वो बीजेपी सरकार अभी जो बैकवर्ड को आरक्षण मिल रहा है उसके खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि ज़्यादा तो आरक्षण मोदी जी मिले। अपना खुद जुबान से कहे हुए हैं कि SC ST OBC हम्म, को आरक्षण का बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा। आरक्षण ये बहुत ही उनके सामने जो है बेकार है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आरक्षण वह पहलू है, वह दिया गया अधिकार है संविधान का, जिसे दबे कुचले लोग उसके सहारे हाँ। सत्ता में आ सकती है। सत्ता होता क्या है? एक होता है, हमारे क्लास 10th में पढ़े होंगे, सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी के मतलब होता है कि सत्ता में समाज के प्रत्येक वर्ग भाग ले, भागीदारी हो, एक समान हो, उसे ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ एक ही वर्ग के लोग हमेशा उस सत्ता में रहे, सभी वर्ग के लोग सत्ता में आए, यही सत्ता में साझेदारी है। तो ये सत्ता में साझेदारी सभी लोग तभी आएंगे जब ये आरक्षण रहेंगे। आरक्षण के अगर खा जाइएगा तो जो दबे कुचले लोग थे वहीं के वहीं रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, उसको आगे आने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये मानसिकता सिर्फ बीजेपी वालों को है, लेकिन लोग समझ रही है, लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ रही है कि इस बार बदलाव बदलाव का पूरी तरह मुंह जनता चढ़ा चुकी है। देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि बिहार बदलाव से कहीं सेंटर में न बदलाव हो जाए, अच्छा, ऐसा भी उम्मीद लग रहा है। इसीलिए जनता बिहार अगर बदल लेती है तो केंद्र में भी चांस है कि सरकार में बदलाव आ जाएगी। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी अब PM नहीं रहेंगे अगर? देखिए, ये मुख्य मुद्दा अभी चुनाव जो भी चल रही है बिहार में, इस पर है। ये समझिए तो ये पहली कदम है अभी बदलाव का। इस कदम में अगर बिहार सरकार अगर बदलती है, नए सरकार अगर बनती है 14 नवंबर को, तो कुर्सी जो अभी चला हुआ है, लिपा पोती करके सटा हुआ है, जोर जार के वो टूट जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन उस पर भार नहीं रख सकते। लेकिन बीजेपी का जो फैन है, चहेते लोग हैं, वो तो कहते हैं कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता। तो देखिए, वो फ़ैन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप उसका फ़ैन बने हुए हैं, लेकिन उनके फ़ैन के लिए 5 साल अगर और बीजेपी आ जाती है तो उनको भी बाद में समझ आ जाएगा कि ये बातें मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं समझ में आया। अच्छा। जो अभी आ रहा है, जब उनके ऊपर नट बोल्ट टाइट होने लगेगा तब पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को तो समझ आ गया 5 साल पहले। शायद हमें पूरा उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा कि क्या स्थिति है, क्या अस्तित्व है सरकार की। और जीतती है इस बार तो जितने भी अंधभक्त जिसको कहा जाता है उसको भी समझ में आ जाएगा कि ऋषि राज जी कहिए। तो आप बिहार में किसको चाहते हैं कि कौन आएगा, किससे उम्मीद है? किससे आपको उम्मीद है कि हाँ वो आए तो बिहार में बदलाव हो, बिहार में काम हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, रोजगार हो, ये सब? देखिए, इसमें हमको अकेले पसंद से कुछ नहीं होगा, पसंद इसमें जनता करेगी, और जनता को भी पूरा उम्मीद है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जो अभी नया युवा है, तो युवा का चेहरा अभी एक ही वो है जिसका नाम है तेजस्वी। आप पूरा एक नारा भी है तेजस्वी के बारे में समाज दिया जा रहा है, अच्छा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा। ये नारा बहुत ही हिट होते जा रहा है, और शायद ये नारा हमको लग रहा है युवा को पसंद है। इसका मतलब है कि तेजस्वी को लाना चाह रहा है। वो मुद्दे की बात करते हैं, उनका ये सबसे बड़ी खासियत है कि उनके बारे में क्या कोई बुराई कर रहा है, कौन उसको लांछन लगा रहा है, उसका किसी को वो जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ। वो सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, बंदा में तो दम है, वो सिर्फ मुद्दे की बात करता है। काम पे उसका जनता को क्या चाहिए? काम। जो काम सरकार लेके आए और जिससे बिहार को विकास हो, यही तो मेन मुद्दा है। यही मुद्दा को आपको शायद याद होगा, जब 17 महीना की उनको कुछ मिला था मौका जनता का सेवा करने का, तो उस मौका में एक ऐसा शख्सियत बंदा तेजस्वी सरकार है, जो अस्पताल में जो बरसों बरसों से डॉक्टर सिर्फ पैसे उठा रहे थे, तनख्वाह उठा रहे थे,
और सरकारी हॉस्पिटल में जाते भी नहीं थे, उसका हाजिरी कैसे मेंटेनेंस हो रहा था। उस सब को एक्टिव किए। उन्होंने एक्टिव करने के साथ सबको बाहर किए, जो केवल पैसा उठा रहे थे, तनख्वाह उठा रहे थे, सैलरी उठा रहे थे, काम कुछ नहीं कर रहे थे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है समाज के लिए? एक संदेश है कि उनके अंदर एक ऐसा एनर्जी है, ऊर्जा है कि गलत को गलत, सही को सही। लेकिन जैसे कि आप कई बहुत लोग होते हैं जो बैकवर्ड से आते हैं, वो लोग आरजेडी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने का कारण क्या है? लेकिन देखिए, ये बात तो सही कह रहे हैं, बैकवर्ड को सपोर्ट करने का महत्वपूर्ण भूमिका तेजस्वी जी का है, लेकिन उनसे पहले उनके पिताजी का श्रेय दिया जाता है, जो गरीबों का मसीहा के नाम से भी जानते हैं उनको। जनता ने ही गरीबों का मसीहा नाम दिए हैं। तो गरीबों का एक ऐसा अस्तित्व था 90 के दशक में, 1967 में से पहले के अगर देखिएगा तो गरीबों को क्या स्थिति थी, जब खाली सवर्णों की हर सीट पर सत्ता में सरदारी रहती थी। अच्छा। जिससे गरीबों को चलने, बोलने, पहनने ये कुछ नहीं था। तब जाके 67 के बाद 90 के दशक में ये लालू जी आए और जनता को ऐसे समस्या को देखकर उनको आत्मा रूह कांप गया, और आत्मा रूह कांपे और उसको दर्द को समझे कि समाज अभी हमारा कहाँ है। नीचे तबके के लोगों की फीलिंग को समझे लालू यादव। उस पूरे फीलिंग के साथ समाज को ऊपर उठाने का कोशिश की, और कोशिश की जिसके वजह से आज एक रीगा विधानसभा क्षेत्र है, हाँ? जिसमें एक रामपुर, गंगौली सब गांव है। गाँव। उस गांव में समाज को देखिएगा, जो नीचे नीचे तख्ते के लोग हैं, उनके हर घर में लालू जी का फोटो लगा हुआ है। भले भगवान देवी देवता बाकी किसी का रहे या ना रहे, लेकिन उनका फोटो है। और जिस तरह से अन्य देवी देवताओं का पर्व होता है, उसी तरह उनके जन्मदिन पर सहते हैं लोग, हाँ। अगरबत्ती दिखाते हैं। तो गरीबों के लिए तो मसीहा सच में है। लेकिन बिहार में तो विलास पासवान को भी कहते हैं गरीबों का मसीहा। रामविलास पासवान जो थे वो भी गरीब के मसीहा थे, लेकिन वो अपने कुर्सी बचाने की वजह से दर के इधर से इधर जो करने लगे ना, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाए। नहीं तो गरीब के लिए वो भी ठीक है। अभी उनके लड़का जिसका नाम है चिराग पासवान, चिराग जी, तो वो तो बिल्कुल नहीं है गरीबों के लिए। गरीब के आज तक आप बताइए केशव जी कि एक भी वो आवाज़ उठाए हो दलितों के लेकर? आप शायद अगर थोड़ा भी याद हो तो आप बताइए मुझे, एक बार भी गरीबों को आवाज़ उठाएं? कैसे गरीब उनसे प्रसन्न होंगे? गरीब कुछ प्रसन्न हैं तो अंधभक्ति से, अच्छा, नहीं तो रियलिटी काम से उनका कोई भक्ति नहीं। कोई बात नहीं। वो सिर्फ मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। गरीब क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनको क्या अस्तित्व है, उस पर कोई चर्चा नहीं उनका। आरक्षण पर कई बार बोले होंगे वो? कभी नहीं। चिराग पासवान जी एक बार भी वो बोले हैं आरक्षण पर? एक बार भी नहीं बोलते। तो कैसे हम मान ले कि वो गरीब का मसीहा है? सिर्फ बिहार फर्स्ट कह जाने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। समुंदर के किनारे खड़ा होकर भाषण आसानी से दे सकते हैं, जब जो तैरता है ना उसको पता चलता है कि उसकी गहराई क्या है। तो ये बात है, बदलाव तो इस बार पूरी तरह से है। सरकार नई बन रही है 14 नवंबर को, कंफर्म है। 90% चांस है कि बनेगी सरकार, और पूरी तरह से बनेगी, बहुत अच्छा बहुमत से बन रही है। और अभी जो कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है, देखिए, खराब है? नीतीश कुमार जी का ही संतुलन खराब नहीं है। उम्र के साथ कोई भी व्यक्ति होते हैं तो उनका थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है। तो उस उम्र में अगर कोई भी जाते हैं तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। उसी प्रकार ये नॉर्मल है, किसी भी उस उम्र में जाएंगे तो मानसिक संतुलन उसका खराब हो जाएगा। लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद भी वो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो कुर्सी वो सिर्फ नहीं छोड़ रहे हैं, जनता के लिए कहाँ कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। वो सिर्फ कुर्सी पकड़े हुए हैं। अच्छा। काम से मतलब नहीं है, कुर्सी पकड़ना है। फिर दिक्कत होगा तो फिर वो आरजेडी पकड़ लेंगे।
अब फिर थोड़ा दिक्कत होगा तो फिर बीजेपी बीजेपी पकड़ लेंगे। वो सिर्फ कुर्सी, अभी इसीलिए उसको बहुत जनता एक नारा भी दिया हुआ है, कुर्सी सरकार। बहुत लोग कहते भी हैं कहते कुर्सी भी, कुमार, हाँ। क्योंकि कुर्सी बचाने के पीछे वो कुछ भी कर लेते हैं। आप देखे होंगे एक वीडियो में, वो नीतीश कुमार से 1-2 साल हो सकते हैं बड़े भी होंगे उम्र में, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको पैर पकड़ते हैं। समझिए उसमें मानसिक संतुलन। आपने ये भी देखा होगा कि झंडा तोलन जब उस समय होता है, उस समय उसका राष्ट्रगान का भी कोई इज्जत नहीं करते हैं, कोई सम्मान नहीं देते हैं। आज बात करने लगते हैं, कुछ चट टहलने लगते हैं। तो यहाँ तो मानसिक संतुलन सच हाँ, है कि आपने जो आवाज़ थोड़ा सा, उठाए हैं वो है, रियलिटी है। थोड़ा सा मानसिक उनको संतुलन थोड़ा सा रेस्ट की दिक्कत है। आवश्यकता है। जी। हाँ। तो आप जो बताए बिहार इलेक्शन पे बहुत अच्छा लगा लोगों को, और अगर कुछ और भी आपके मन में है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए तो आप बता सकते हैं। देखिए बिहार में जिस समय लालू जी थे उस समय भी एक नारा था कि ये लालू नहीं आंधी है, हाँ, ये लालू नहीं आंधी है और देश की दूसरा गांधी है। वाह। उसी प्रकार से जनता भी जान रही है कि ये मोदी है। अच्छा। और मोदी है तो समझिए कि हर कुछ देश का एक छोटा सा कोना कोना जो है ना, वो भी कभी गिरवी रखा जाएगा। गिरवी रखा जाएगा। वो सब धीरे धीरे बिहार में आपने देखा कि 1 रुपया में एक लॉलीपॉप भी मिलता था पहले। हाँ। हम लोग बच्चा में खाते थे, अभी भी नेमचूस जिसको कहते थे। उतना रुपया में एकड़ों जमीन जो है दे दिया जा रहा है किसी एक व्यक्ति को। तो पूरे ऐसा नहीं ना लग रहा है कि पूरे भारत किसी एक गुजरातियों के पास चला जाए, हाथों में चला जाएगा। हम भी भारत के हैं, आप भी भारत के हैं, सभी लोग, सबको है, केवल सबका हाथ गुजरातियों को जरूरी नहीं है ना। इसीलिए बिहार में और बदलाव जरूरी है। और देश को बचाने के लिए भी आपको देखा जाए तो राहुल गांधी भी इस बार बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए हैं, मेहनत किए हैं। राहुल गांधी जी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उनका अब एक भी बयान निकाल के देख लीजिए जो काटने लायक हो, कोई भी बयान खराब हो, बशर्ते वो जो वीडियो को काट करके ये आलू सोना वाला जो मोदी जी बोले हुए हैं उसको जो समझा रहे थे राहुल गांधी, उसको काट के जो उसको वायरल करने में करोड़ों रुपया जो मोदी जी खर्चा किए हैं, इस बात को अब जनता समझ चुकी है कि ये रियलिटी क्या है और सच्चाई क्या है। तो इसीलिए आप इस बात से उम्मीद रखिए कि इस बार सरकार चेंज होगी, बदलाव होगी। और बिहार बदलाव से हो सकता है केंद्र भी बदलाव होगा, क्योंकि पूरे देश को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज को भगाने के लिए बिहार से आंदोलन शुरू किए थे, जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1917 में शुरू हुआ था। तो फिर यहीं से बदलाव, फिर यहीं से पूरे देश में शुरू हुआ। उसी प्रकार से बिहार से ही शुरू होगा केंद्र की सरकार। चलिए, तो बहुत अच्छा। तो आपका कहना है कि इस बार जय तेजस्वी तय तेजस्वी, पूरी तरह से उम्मीद है। और युवा का मेन सोच तेजस्वी है, पूरी तरह से बदलाव का एक नारा लग चुका है इस बार, पूरा बदलाव। हाँ, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। और पूरी तरह से जनता जो है चाह रही है कि इस बार तेजस्वी आए। लेकिन देखिए कुछ % लोग अभी है जिसको आप अंधभक्त कहते हैं। आप तो खैर कई नाम दे चुके हैं, अंधभक्त, गोबर भक्त, गू भक्त, भक्त है। लेकिन उसमें से कुछ % अभी भी हैं जिसको आप गोबर भक्त कह सकते हैं, जो उनको कुछ सच्चाई दिखता नहीं दिखता है। चाहे आंखों पे गांधारी की तरह पट्टी चढ़ा रखा है, लेकिन उसको सच्चाई दिख भी रहा है, लेकिन वो चुप पे कह नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन आने वाली जनरेशन आपको बताएगी कि जिस समय देश में कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, रोके क्यों नहीं। आप तो उस समय वोटर थे, आप उस समय थे। आपसे सवाल करेगी आने वाली पीढ़ी कि देश में ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। जिस लोगों को लगता है कि रोटी कपड़ा मकान रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा से बढ़कर अगर कोई धर्म है तो सबसे बड़ी
देश की बर्बादी का जिम्मेदारी उस व्यक्ति को हाथों में सौंपा जाएगा अच्छा। कि रोजगार, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सबसे बढ़ के उसको धर्म लगता है। तो समझ आइए वैसे लोग देश के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, और वही जिम्मेदार भी कहलाएंगे बाद में कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन और बिजली और रोजगार से कोई मतलब नहीं है, धर्म से मतलब है। तो देश के लिए उसको पेट नहीं भरेगा। देश के हर वो नागरिक जिम्मेदार है जिसको लगता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य और परिवहन, शिक्षा से बढ़कर धर्म है, वो हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तो चलिए इसी बात को रखते हुए अब इसको यहीं पे स्थगित करते हैं, रोकते हैं। तो फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। आने के लिए थैंक यू। जी धन्यवाद। मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। चलिए, नमस्कार।